द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक खास काम है। हमारे एक श्रोता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि एने फ्रैंक की डायरी के अंश और रॉबिन क्लेन की कविता अमांडा पर मतलब कुछ स्पष्ट, संक्षिप्त और परीक्षा के लिहाज से उपयोगी नोट्स बनाने में मदद करें। हाँ। तो आज हम इन्हीं दो स्रोतों फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और अमांडा का विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन है इन पाठों से जो सबसे जरूरी जानकारी है जी, जैसे सारांश, मुख्य विचार, पात्र, भाषा के तत्व और हाँ, संभावित प्रश्नोत्तर, इनको एक सहज बातचीत के जरिए निकालना ताकि रिवीजन में आसानी हो। ये वाकई एक दिलचस्प चुनौती है। आमतौर पे तो हम साहित्य को उसके कलात्मक गुणों के लिए परखते हैं ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम उसे परीक्षा के नजरिए से देखेंगे। कैसे इन कहानियों और कविताओं के सार को मतलब याद रखने लायक पॉइंट्स में बदला जाए। चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपनी श्रोता की तैयारी में कैसे मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत एनी फ्रैंक की डायरी से करते हैं। शायद इस अंश के पीछे की कहानी से शुरू करना ठीक रहेगा। मतलब ये डायरी क्यों इतनी खास है? हाँ, संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। एनी फ्रैंक एक जर्मन यहूदी किशोरी थी। जी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे तो उनका परिवार जर्मनी से एम्स्टर्डम भाग गया था। अच्छा। लेकिन फिर नीदरलैंड्स पर भी नाजी कब्जा हो गया। तो एनी और उनका परिवार कुछ दोस्तों के साथ लगभग 2 साल तक एम्स्टर्डम में एक सीक्रेट एनेक्सी में छिपे रहे। 2 साल? हाँ, और वहीं पर 13 साल की उम्र में उन्हें बर्थडे पर एक डायरी मिली थी। ओके। उसी डायरी में एनी ने अपने डर, अपनी उम्मीदें और रोजमर्रा की जिंदगी को लिखना शुरू किया। दुखद बात यह है कि वे पकड़े गए और एनी की कंसंट्रेशन कैंप में मृत्यु हो गई। उनके पिता ओटो फ्रैंक, जो अकेले बचे थे, उन्होंने बाद में ये डायरी पब्लिश करवाई। और ये दुनिया भर में इतनी पढ़ी गई और होलोकॉस्ट के दौरान के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तो जो अंश हम देख रहे हैं वो इसी छिपे हुए जीवन के मतलब शुरुआती दिनों का है या उससे ठीक पहले का? हाँ, ये अंश जून 1942 का है। अच्छा। उनके छिपने जाने से कुछ ही समय पहले का। अच्छा। जब वो स्कूल जा रही थीं। और इसमें उनकी शुरुआती डायरी एंट्रीज शामिल हैं। तो अगर सारांश की बात करें, हाँ, तो एनी बताती हैं कि 13 साल की लड़की के लिए डायरी लिखना अजीब क्यों लगता है। उसे लगता है कि बाद में किसी को उसके म्यूजिंग्स मतलब विचारों में क्या दिलचस्पी होगी। हाँ, और फिर वो लिखती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो अकेला महसूस करती है, भले ही उसके पास परिवार और दोस्त हैं। उसे लगता है कि वो अपनी सच्ची भावनाएं किसी से कन्फाइड मतलब विश्वास में लेकर कह नहीं सकती। अच्छा। इसलिए वो डायरी को अपना सच्चा दोस्त बनाती है, उसे किटी नाम देती है। वो कागज पर बिना किसी रोक टोक या जजमेंट के अपने दिल की बात लिख सकती थी। फिर वो अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताती है। जर्मनी छोड़ना, हॉलैंड आना, उसकी प्यारी दादी की बीमारी और मृत्यु, जिसका उसे बहुत दुख था। हाँ। और फिर स्कूल का जिक्र आता है, खासकर परीक्षा के नतीजों का डर। हाँ, वो कहती है कि पूरी क्लास डरी हुई है, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हाँ, डर से कांप रही है। हाँ, ये एक अच्छा मुहावरा है। वो मजाक में कहती है कि 1/4 बच्चे इतने नालायक हैं कि उन्हें फेल हो जाना चाहिए, लेकिन फिर कहती है टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। और इसी अप्रत्याशितता का उदाहरण शायद मिस्टर कीसिंग हैं, उनके गणित के अध्यापक। ये किस्सा तो काफी मजेदार है। हाँ बिल्कुल, ये एनी के चरित्र और उसकी हाजिर जवाबी को दिखाता है। मिस्टर कीसिंग, जिन्हें एनी शुरू में ओल्ड फोगी मतलब पुराने ख्यालों वाला समझती है, वो उसकी ज्यादा बात करने से नाराज थे। तो उन्होंने उसे सजा के तौर पर और चैटरबॉक्स यानी बातूनी पर निबंध लिखने को दिया। और एनी ने क्या जवाब दिया? उसने तर्क किया कि बात करना तो भाई छात्रों का गुण है। हाँ। और ये आदत उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है, जिसे वो कम करने की कोशिश तो करेगी पर पूरी तरह छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल। इसमें उसकी विनोद प्रियता, ह्यूमर और चतुराई, इंजीन्यूइटी दोनों झलकती हैं। सही कहा। मिस्टर कीसिंग उसके तर्क पर हंसे भी, लेकिन एनी रुकी नहीं। दूसरी बार सजा मिली, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, असुधार्य बातोनी। हाँ, और तीसरी बार क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तब एनी ने अपनी दोस्त सैनी की मदद से पद्य यानी कविता में जवाब दिया। हाँ,
एक माँ बत्तख और पिता हंस की कहानी, जिनके बच्चों को पिता ने इसलिए मार डाला क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। हाँ ये तो मिस्टर कीसिंग पर ही एक मजाक था। हाँ, और कमाल की बात यह है कि मिस्टर कीसिंग ने इसे सही भावना से लिया। उन्होंने वो कविता पूरी कक्षा में पढ़ी अच्छा। और उसके बाद एनी को कभी बात करने के लिए टोका नहीं, बल्कि खुद भी मजाक करने लगे। ये दिखाता है कि मिस्टर कीसिंग उतने भी फॉगी नहीं थे, वो एनी की रचनात्मकता को समझ सके, सराह सके। तो अगर हम इस अंश के केंद्रीय भाव या विषय, थीम सेंट्रल आइडिया को समेटें तो क्या कहेंगे? मतलब परीक्षा के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या होंगे? मेरे ख्याल से मुख्य विषय है, पहला किशोरावस्था का अकेलापन और एक सच्चे दोस्त की तलाश। ठीक है। दूसरा, आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम कैसे लेखन मतलब राइटिंग भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में मदद करता है। तीसरा, अधिकार के साथ रचनात्मक ढंग से निपटना, जैसे एनी ने मिस्टर कीसिंग की सजा को अपनी बुद्धि और हास्य से संभाला। हाँ बिल्कुल। और चौथा, जाहिर है, स्कूल जीवन के अनुभव, दोस्ती, डर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। और पात्र चित्रण में एनी तो स्पष्ट रूप से मुख्य पात्र हैं। 13 साल की, विचारशील, थोड़ी अकेली, पर बेहद समझदार, हाजिर जवाब और क्रिएटिव। हाँ, वो संवेदनशील भी है, अपनी दादी को याद करती है और अपने आसपास के माहौल को बारीकी से देखती है। दूसरी ओर मिस्टर कीसिंग शुरू में सख्त लगते हैं, लेकिन अंत में वो निष्पक्ष, विनोदी और एनी की प्रतिभा को पहचानने वाले साबित होते हैं। उनका चरित्र दिखाता है कि लोगों के बारे में पहली धारणा हमेशा सही नहीं होती। सही कहा। अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, इंपॉर्टेंट कोटेशंस और उनके अर्थ पर फिर से ध्यान दें। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसका अर्थ हमने समझा कि कागज बिना टोके सब सुन लेता है। हाँ। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। मतलब शिक्षकों के फैसले समझना मुश्किल हो सकता है। जी। और एनी की कविता का सार, वो बत्तख वाली। हाँ, वो कविता एक रूपक की तरह काम करती है ना? बत्तख के बच्चों का बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करना एनी के ज्यादा बात करने जैसा है। अच्छा। और पिता हंस का उन्हें मार डालना वो एक अतिरंजित चेतावनी है, जो मिस्टर कीसिंग की डांट को एक मजाकिया अंदाज में दिखाती है। हाँ, स्थिति को हल्का करने का एक बहुत चतुर तरीका था। बिल्कुल। भाषा की बात करें तो डायरी की शैली बहुत व्यक्तिगत और अनौपचारिक है। इसमें संक्षिप्त रूप, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जैसे आइव, डजंट का प्रयोग स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल। और हमने मुहावरे, इडियम्स जैसे क्वेकिंग इन इट्स बूट्स और अतिशोक्ति, हाइपरबोली के उदाहरण भी देखे। हाँ। मिस्टर कीसिंग वाले किस्से में विनोद प्रमुख है। ये सब भाषा के तत्व हैं जिन पर परीक्षा में ध्यान देना पड़ सकता है। समझने वाली बात यह है कि फ्रीजल वर्ब्स जैसे केप्ट बैक, जिसका मतलब फेल होना है, या गेट अलोंग विथ मतलब किसी से पटरी खाना, इनका मतलब उनके अलग अलग शब्दों से अलग होता है। हाँ, ये जरूरी है। तो इस अंश से शिक्षा या संदेश क्या मिलता है? शायद ये कि मुश्किलों का सामना क्रिएटिविटी और हास्य से किया जा सकता है और अपनी बात कहना जरूरी है। हाँ, और ये भी कि लेखन खुद को समझने और व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, खासकर जब आप अकेला महसूस कर रहे हो। परीक्षा के लिहाज से प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं। छोटे प्रश्न जैसे एनी ने डायरी क्यों शुरू की, मिस्टर कीसिंग क्यों नाराज थे। ठीक है। और लंबे प्रश्न जैसे एनी का चरित्र चित्रण करें या मिस्टर कीसिंग के साथ उसके बदलते रिश्ते का विश्लेषण करें। बहुत अच्छे से समझाया। अब उस दूसरी दुनिया में चलते हैं जहां एक और बच्ची अपनी भावनाओं से जूझ रही है। रॉबिन क्लेन की कविता अमांडा। यहां माहौल बिल्कुल अलग लगता है। हाँ बिल्कुल। अगर एनी बाहरी दुनिया मतलब नाजी शासन के डर से अंदर छिपी हुई थी, तो अमांडा बाहरी निर्देशों और शायद माता पिता की टोका टाकी से बचने के लिए अपने अंदर मतलब कल्पना में भाग रही है। हाँ, कविता का सारांश इसी विरोधाभास पट्टी का है। एक तरफ आवाज है जो अमांडा को लगातार टोक रही है, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, कंधे झुकाकर मत बैठो, होमवर्क किया, कमरा साफ किया, ये सब नैगिंग जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ कोष्ठक के अंदर अमांडा की कल्पना की उड़ान है। हाँ, वो ब्रैकेट्स। हाँ, ये कोष्ठक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उपकरण है जो दो दुनियाओं को अलग करता है। अमांडा कल्पना करती है कि वो एक जलपरी है, मरमेड। हाँ, जो शांत हरे मतलब लैंग्वेड एमरल्ड समुद्र में अकेले खुशी से बह रही है। चुप्पी सुनहरी है, आजादी मीठी है। हाँ, ये एक और सुंदर रूपक है।
अनाथ होने की कल्पना शायद नियंत्रण से पूरी मुक्ति का प्रतीक है। हाँ, कह सकते हैं। और अंत में वो रैपुंज़ल होने की कल्पना करती है, जो एक टावर में अकेली और शांत, मतलब ट्रैंक्विल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कहती है, I'll certainly never let down my bright hair। मतलब वो रैपुंज़ल की तरह किसी को ऊपर आने का रास्ता नहीं देगी। ओहो, वो अपनी शांति में कोई दखल नहीं चाहती। बिल्कुल। ये तीनों कल्पनाएं, जलपरी, अनाथ, रैपुंज़ल, ये संकेतोल्लेख के उदाहरण है। तो इस कविता का केंद्रीय भाव या विषय थीम क्या है? ये स्पष्ट रूप से नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता का संघर्ष है ना? हाँ, मुख्य विषय है बचपन में नियंत्रण और स्वतंत्रता की इच्छा के बीच तनाव, अधीनता या समझ की कमी, और व्यक्तिगत शांति और स्थान की जरूरत। पात्रों की बात करें तो अमांडा एक ऐसी बच्ची लगती है जो बाहरी दुनिया के दबाव से बचने के लिए अपनी कल्पना में खो जाती है। वो मूडी या चुप लग सकती है, पर असल में वो सिर्फ शांति चाहती है। हाँ। और जो आवाज उसे टोक रही है शायद माता पिता की। हाँ, लगता तो वही है। वो चिंतित तो है, लेकिन अमांडा की आंतरिक दुनिया को समझ नहीं पा रहे। अंतिम छंद में वक्ता अमांडा के चुप रहने को सल्किंग, मतलब मुंह फुलाना और मूडी समझता है, जो शायद स्थिति की विडंबना को दिखाता है। अमांडा को बार बार अमांडा कहकर पुकारना संबोधन और पुनरावृत्ति का उदाहरण है। महत्वपूर्ण पंक्तियां, इंपॉर्टेंट कोटेशंस तो वही हैं जो उसकी कल्पनाओं को दर्शाती हैं, जलपरी वाली, अनाथ वाली और रैपुंज़ल वाली। ये पंक्तियां उसकी गहरी इच्छाओं को उजागर करती हैं, शांति, एकांत और बिना रोक-टोक की आजादी। बिल्कुल। और साहित्यिक उपकरण, लिटरेरी डिवाइसेस में हमने कोष्टक की बात की, पैरेंथेसिस, हाँ, ब्रैकेट्स, रूपक, मेटाफर, संकेत, अल्यूजन, पुनरावृत्ति, रेपिटिशन, संबोधन, अपॉस्ट्रोफी और पूरी कविता में फैले विरोधाभास की बात की। इस कविता से शिक्षा या संदेश, मॉरल मैसेज क्या लेना चाहिए, खासकर उन बड़ों के लिए जो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? शायद ये कि बच्चों को भी अपने स्पेस की जरूरत होती है ना? लगातार टोका टाकी या नैगिंग उन्हें बाहरी दुनिया से काटकर अपनी ही कल्पना में सीमित कर सकती है। सही बात है। संवाद और समझ ज्यादा जरूरी है। परीक्षा के लिहाज से प्रश्न कैसे बन सकते हैं? छोटे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे अमांडा से कौन बात कर रहा है, वो जलपरी या अनाथ या रैपुंज़ल क्यों बनना चाहती है। ठीक है। लंबे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कोष्ठक का क्या महत्व है, क्या अमांडा सच में मूडी है, या ये कविता अमांडा के चरित्र के बारे में क्या बताती है। बहुत स्पष्ट हमने दोनों पाठों को परीक्षा के नजरिए से देख लिया। सारांश, विषय, पात्र, भाषा, संदेश, प्रश्नोत्तर। अब हमारे श्रोता ने व्याकरण और लेखन कौशल पर भी कुछ मार्गदर्शन मांगा था इन्हीं पाठों के संदर्भ में। हाँ, हालांकि हमने भाषा के कुछ तत्व जैसे मुहावरे, फ्रेजल वर्ब, साहित्यिक उपकरण वगैरह को बातचीत में शामिल किया है। हाँ, वो तो किया है। पर हम संक्षेप में डायरी लेखन, डायरी राइटिंग पर बात कर सकते हैं, जो एनी फ्रैंक के पाठ से जुड़ा है। एनी की डायरी का अंदाज कैसा है? अगर परीक्षा में डायरी लिखने को कहा जाए तो क्या ध्यान रखना चाहिए? एनी की डायरी का अंदाज बहुत व्यक्तिगत, पर्सनल, ईमानदार, ऑनेस्ट और संवादात्मक है। प्रारूप में आमतौर पर तारीख होती है और कभी-कभी संबोधन, जैसे उसने डियरेस्ट किटी लिखा। हाँ। शैली अनौपचारिक होती है, रोजमर्रा की भाषा, संक्षिप्त रूप, कभी-कभी अधूरे वाक्य भी। अच्छा। सामग्री में घटनाएं, विचार, भावनाएं शामिल होती हैं। तो क्या करें, मतलब कैसे लिखें, विश्वसनीय लगे? हाँ, विश्वसनीय लगे, भावनाओं को व्यक्त करें, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करें। और क्या न करें? हाँ, क्या नहीं करना चाहिए? डायरी की जो अनौपचारिक शैली है, उसे औपचारिक लेखन जैसे निबंध या पत्र में इस्तेमाल न करें। ठीक है। स्रोत में सैमुअल पेपेज की डायरी का उदाहरण भी था शायद। हाँ, वो ये दिखाने के लिए कि डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज भी बन सकती है। और व्याकरण के लिए हमने एनी फ्रैंक के पाठ से कंपाउंड वर्ड्स देखे। जी, जैसे होमवर्क, हेडमिस्ट्रेस। फ्रेजल वर्ब्स जैसे गेट अलोंग विद, काम डाउन। हाँ। मुहावरे जैसे कॉट माय आई, लाफ आवरसेल्व्स सिली। जी बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जैसे आइड, कैंट। हाँ, मुख्य बात यह है कि इनके विशेष अर्थों को समझा जाए और शब्दकोश का सही उपयोग करना सीखा जाए। जैसे कॉट माय आई को कैच के तहत ढूंढना अभ्यास की कुंजी है। बिल्कुल। अंत में कुछ प्रमुख शब्द, ग्लॉसरी, जो हमने चर्चा में इस्तेमाल किए, उन्हें दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स मतलब गहरे विचार, चिंतन। हाँ, थॉट्स, रिफ्लेक्शंस।
कन्फाइड, कन्फाइड, विश्वास में लेकर कोई निजी बात बताना। जी, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली। लिस्टलेस, लिस्टलेस, उदास, बिना ऊर्जा या रुचि के। हाँ, लैकिंग एनर्जी। क्वेकिंग, क्वेकिंग, कांपना, खासकर डर से। शेकिंग, ट्रेम्बलिंग। ओल्ड फोगी, ओल्ड फोगी, पुराने जमाने का या पुराने विचारों वाला व्यक्ति। हाँ, अनौपचारिक शब्द है ये। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके, खासकर कोई बुरी आदत। हाँ, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी, मौलिकता, चतुराई, आविष्कारशीलता। ओरिजिनलिटी, क्लेवरनेस। लैंग्विड। ये अमेंडा वाली कविता से था। आरामदेह, सुस्त, धीमा। हाँ, रिलैक्स्ड, स्लो। ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे बहना या चलना। जी। फ्लोटिंग, ट्रैंक्विल, शांत, स्थिर। काम, पीसफुल। और नैग्ड, बार बार टोकना या शिकायत करना। हाँ, टू अनॉय बाय कंप्लेनिंग रिपीटेडली। उम्मीद है ये शब्द और उनके सरल अर्थ समझने में मददगार होंगे। तो ये थी हमारी कोशिश एनी फ्रैंक की डायरी के अंश और अमांडा कविता को परीक्षा के नजरिए से समझने की। हमने मुख्य बिंदुओं, सारांश, विषय, पात्र, महत्वपूर्ण पंक्तियां, भाषा तत्व, लेखन कौशल और संभावित प्रश्नों को एक बातचीत के रूप में समेटने का प्रयास किया, जैसा हमारे श्रोता ने चाहा था। हाँ, और याद रखने वाली बात यह है कि इन पाठों को रटने की बजाय उनके विश्लेषण और गहरी समझ पर ध्यान देना चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, मुख्य बिंदुओं पर फोकस और भाषा की बारीकियों की समझ परीक्षा की तैयारी को न केवल आसान बनाती है, बल्कि इन रचनाओं के प्रति सम्मान भी बढ़ाती है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सीखने वाले श्रोता के लिए रिवीजन में सहायक होगी और उन्हें इन पाठों को याद रखने में मदद करेगी। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी निजी रखने के इरादे से लिखी थी, पर वो सार्वजनिक हो गई और दुनिया भर में पढ़ी गई। सही बात है। अमांडा की कल्पनाएं उसकी निजी दुनिया थी, पर कविता उन्हें हमारे सामने ले आई। आज के सोशल मीडिया के युग में जहां निजी और सार्वजनिक के बीच की रेखा इतनी धुंधली होती जा रही है, इन दो कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? निजी अभिव्यक्ति कब सार्वजनिक हो जाती है और इसके क्या मायने हैं? वाह, इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है। बहुत गहरा सवाल, सोचने पे मजबूर करता है। खैर, अगली बार तक सीखते रहें और गहराई में उतरते रहें।